जब मेरे को क्वेश्चन टू वन साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, क्या करा था सर इसमें? भाई यहाँ पर यू डॉट भी मत लगा लेना। यहाँ पे समझदारी ये है कि साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स को टी मान लो आप। तो अगर आपने ऐसा किया तो साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे, एक्स की जगह साइन टी हो जाएगा, डीएक्स की जगह कॉस टी डी टी हो जाएगा। अब आया टाइम लिमिट के बदलने का। तो मुझे पता है मेरे पास में लिमिट के नाम पे एक्स की जगह 0 और 1 है ना। तो 0 अगर मैंने उठा करके एक्स की जगह 0 अगर मैंने इसमें रखा तो साइन टी बराबर 0, मैंने टी की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैंने 1 रखा तो साइन टी की वैल्यू 1 आ गई, मतलब पाई बाय 2 आ गया। ओहो, इसका मतलब मेरी नई लिमिट 0 टू पाई बाय 2 आ गई। वो तो आई सो आई, लेकिन साथ में साइन इनवर्स एक्स की जगह लगा टी, ठीक है, एक्स की जगह लगा साइन टी और डीएक्स की जगह लगा कॉस टी डॉट डी टी। अच्छा, यहाँ अब एक और चीज स्पष्ट होती आ रही है, ये अपने आप में टी कॉट टी डॉट डी टी हो गया, है ना भाई। अच्छा, अब क्या करा जा सकता है? अब लगाएंगे अपन आईबीपी, दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया। तो इसका मतलब ये कि नाउ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो मैं क्या लगा रहा हूं? शायद आप में से कुछ लोग भूल गए थे, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1, तब तक log sin t का इंटीग्रेशन वो कितना होगा? सॉरी, log sin t नहीं, cot t का इंटीग्रेशन log sin t, और जो दोनों का प्रोडक्ट बन गया वो फाइनली मेरा आंसर बनेगा। अच्छा, इतना हिस्सा तो सॉल्व हो चुका है, यहाँ 0 से पाई बाय 2 में रखने वाला हूं। ये वाला वो हिस्सा है जो मुझे अभी भी सॉल्व करना है, 0 टू पाई बाय 2 है। अच्छा, अब यहां पर जैसे ही मैंने पाई बाय 2 रखा तो पाई बाय 2 रखते ही क्या क्या होने वाला है? देखो, ये तो बन जाएगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 रखते ही हो जाएगा log sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 बोले तो 1 और log 1 होता है 0, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब मैं 0 रखता हूं, 0 और log sin 0, sin 0 0, तो ये sin 0 हटा करके मैं log 0 कर देता हूं, और log 0 log at 0, और log 0 पर जाते समय माइनस इन्फिनिट टच कर रहा होता है, तो इस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म है। और मैंने क्या बताया था कि मेरे को कभी भी 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म मिली, मैं खट से नहीं क्या कर दूंगा, 0 लिख दूंगा। तो मैं इसकी जगह 0 लिख दूंगा, अदरवाइज वैसे तो मैं लिमिट में सॉल्व करूंगा। अगर यही काम मेरे को बोर्ड में पूछेगा तो बोर्ड के दौरान तो मैं इसको बाहर सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन में थोड़ी शैतानी कर लूंगा पिछले एक्सपीरियंसेस से, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 0। सही है। अभी तक तो मैंने रखा क्या क्या, मैंने पाई बाय 2 रख दिया, तो पाई बाय 2 log sin पाई बाय 2, अब मैंने 0 रखा तो मेरी तरफ से आंसर 0 आ गया, ये काम खत्म। अच्छा, अब इसका क्या होगा? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट? अरे अभी अभी किया था ना अपन ने, भूल गए आप? मैंने क्या बताया था? 0 से पाई बाय 2 log sin t का log sin x डॉट dx का आंसर कितना होता है? माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो एक तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ओवरऑल पाई बाय 2 ln 2। बस दैट्स इट, यही करना है और कुछ नहीं करना। और यही काम अपन ने भी किया, पहले लिमिट रखी तो अपने को पता चला 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म क्रिएट हुआ, और 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म की जगह मैंने सीधे 0 लिख दिया, और ओवरऑल मेरा आंसर आ गया पाई बाय 2 ln 2। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई होगी, और आपको पहले ही सिरे पे ये भी समझ में आ गया होगा कि कभी कभार डेफिनेट इंटीग्रेशन के दौरान हाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना समझाना, राइट है ना। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, चलो आगे, अगला। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को दे रखा 0 टू पाई बाय 4 log sin 2x। मैंने ये बात आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि हमारे को एग्जाम्पल के वाय यही समझाया जाता है कि अगर साइन में log साइन के बाद कुछ भी लिख रखा है तो पहले उसे t मान के देख लो, क्या मालूम काम बन जाए। तो इसमें सबसे पहला काम अगर कोई भी करेगा तो 2x को t मानना चाहिए उसे, dx की जगह उसे dt बाई 2 दिखेगा, नो डाउट। अपने आप में लिमिट के नाम पे मुझे x और t के नाम पे क्या क्या दिख रहा है? अभी 0 और पाई बाय 4 दिख रहा है। अगर मैंने 0 उठा करके इसमें रखा तो 0 ही मिलेगा, पाई बाय 4 रखा तो पाई बाय 2 मिलेगा। इसका मतलब मेरी नई लिमिट i इज इक्वल टू में 0 से कहां तक आएगी? पाई बाय 2 तक आएगी। log की जगह log आएगा, sin की जगह sin आएगा, और 2x की जगह t आएगा, और dx की जगह dt बाई 2 माने 1 बाई 2 डॉट dt आएगा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है माइनस पाई बाय 2 ln 2। इसका मतलब मेरा आंसर उसका भी आधा हो गया। क्या क्या किया? sin 2x को t माना, dx की जगह dt बाई 2, लिमिट चेंज करी 0 पे 0, पाई बाय 4 पे पाई बाय 2 रखा, स्टैंडर्ड रिजल्ट था, स्टैंडर्ड रिजल्ट था, आंसर आ गया माइनस का पाई बाय 4 ln 2, राइट है। तो इट इज नथिंग बट अ माइनस का पाई बाय 4 ln 2, दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन।
है ना, छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ जाऊं, है ना भाई। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है log 10x प्लस cot x। log 10x प्लस cot x में क्या क्या किया जाएगा? स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे इसे अलग अलग मत कर देना, कहीं आप ये चमत्कार मत कर देना मेरे दोस्त कि आपने इसे लिख दिया कि log 10x प्लस log cot x। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इस तरह से कर सके, तो ये मत करना, है ना। हाँ, फिर क्या करा जाए भाई, साइन बाय कॉस में बदल लो, और तकलीफ है तो cot x को 1/10x कर लो। दोनों में से किसी भी रास्ते से निकल जाओ। जैसे मैंने इसको 10x में बदला, भाई मैंने क्या किया, ln 10x की जगह 10x लिखा और इसे 1/10x लिख दिया और एलसीएम ले लिया, ये मिल गया। ऊपर पता है sec स्क्वायर x बन गया, और ये log a by b होने की वजह से माइनस होकर अलग हो गया log 10x, और ये तो जीरो हो गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो काम ही खत्म हो गया। अच्छा, इसका 2 जंप करके आगे आ जाएगा, और 2 जंप करके जैसे आएगा फिर से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 0 से π/2। आप अपने रिजल्ट को देखिएगा, ln sec x डॉट dx का आंसर मैंने क्या बताया था भाई, मैंने बताया था π/2 ln 2 प्लस का। सही, तो बस आप जैसे ही अपनी तरफ से इसे सॉल्व करेंगे आपको ये तो 0 दिख जाएगा, और ये π/2 से डबल होने की वजह से इंटू 2 होने की वजह से पाई ln 2 आपका आंसर हो जाएगा। कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ा कस के पकड़ लिया तो आपको पता चलेगा इससे बनने वाले कितने ही क्वेश्चन आप खटाखट कर सकते हैं, राइट है। तो अब इससे पहले कि अपन और देर करें, फिर से आगे बढ़ चलते हैं। 10x में तो बदलना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे log x प्लस 1/x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, क्या किया जाए भाई। मैंने आपको एक बार बोला था कि जीरो और इनफाइनाइट को देख करके आपके मन में कहीं 10x रखने की इच्छा भी आनी चाहिए। तो अगर आपने 10x रख दिया ना, तो देखो आपने जैसे x की जगह tan थीटा सोचा, तो आपको पता चलेगा आपने dx की जगह एक तरह से sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा सोचा, लेकिन साथ में x की लिमिट जो जीरो और इनफाइनाइट है वो अगर आपने इसमें पुट कर दी, तो tan थीटा जीरो डिग्री पे देता है, और इनफाइनाइट अपने आप में कितने पे देता है, π/2 पे। तो मैंने आपकी नई लिमिट तो 0 to π/2 आ गई। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से π/2 में दिख रहा है, लॉग भी दिख रहा है, अंदर आपको tan थीटा भी दिख रहा है, और प्लस में आपको cot थीटा भी दिख रहा है, और dx की जगह आपको sec स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा भी दिख रहा है। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है, जो कि आपका काम खत्म कर गया, और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था पाई ln 2। क्वेश्चन फिनिश। क्या देर लगी आप बताइए ना। x की जगह tan थीटा, dx की जगह इतना, लिमिट को 0 रखा, 0 आया, इनफाइनाइट रखा, π/2 आया, वैल्यू पुट करी, इसने इसको नलीफाई कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, फाइनली हमारे पास में पिछला रिजल्ट, पिछला क्वेश्चन हमारे लिए काम कर गया। माने वही क्वेश्चन देने का तरीका tan थीटा tan x ना देते हुए इस तरह भी दिया जाता था। मतलब क्वेश्चन एक के बाद एक बनते चले जाते हैं अगर चीजें आप करते चले जाएं। फिर बड़ा क्वेश्चन आता है तो अभी हमारे को डर नहीं लगता, हमारे को पता होता है हमने छोटे छोटे इतने क्वेश्चन जीत लिए हैं, इतने क्वेश्चन जीत लिए हैं कि वो कॉन्फिडेंस के भाव में भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 2 cos स्क्वायर x ln sin 2x। हाँ, अब क्या क्या किया जाए। देखिए अभी यहाँ तो दो चीजों का प्रोडक्ट है, आईबीपी लगाना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, तो एक काम करते हैं। 2 cos स्क्वायर x ने जानबूझ के दिया है ना, इसको 1 प्लस cos 2x लिख लेते हैं। क्या कहते हो आप, अगर ऐसा करा तो क्या होगा सर भाई, 0 से π/2 इसे लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, और यहाँ ln sin 2x डॉट dx, ln sin 2x डॉट dx ऐसा करा, और फिर इसे ओपन कर देंगे अपन। तो नाउ व्हेनेवर we'll open it, log sin 2x will be multiplied to 1 and it will give ln sin 2x dot dx। ये तो ये दे देगा, प्लस में इधर की तरफ क्या बनेगा ना, 0 to π/2, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट इज cos 2x इनटू में ln sin 2x, ठीक है, डॉट dx। अब देखो मजा किस बात का है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 5, ये अपने में माइनस का π/2 ln 2 है, ये तो काम ही खत्म हो गया। इधर क्या होने वाला है ना, sin 2x को t मान के सोचो, अगर आपने sin 2x को t माना तो आपको पता है cos 2x डॉट dx तो dt के चक्कर में निकल जाएगा, तो ये बन गया 1/2 है ना ln t dt। अब लिमिट भी मैं हाथों हाथ बदल रहा हूं, अगर आपने sin 2x को t माना तो मैं x की जगह 0 रखूंगा, t बराबर 0 ही आएगा, और अगर रखा तो भी 0, और ये तो लिमिट ही 0 से 0 में चलेगी, क्या बात है, सेम लिमिट, आंसर 0, फिनिश। सही है, अच्छा ये बात है, इसका मतलब इसका आंसर क्या बन रहा है, माइनस का π/2 ln 2, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये अपने आप में कितना बना रहा है हमारे लिए, ये वाले तो लिमिट ही सेम आ गई, तो इसका मतलब अपना आंसर हो गया माइनस π/2 ln 2, राइट है, बिल्कुल सेम, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बात है। तो माइनस π/2 ln 2 इज माई आंसर। सही है, कितना सीधा क्वेश्चन था, एकदम सीधा सीधा झोली में आके गिरा, ये तो मजा ही आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं,
है ना भाई। अच्छा, इस दौरान में मैंने जब sin to x को t माना तो sin to x को t मानते समय पर 0 से 0 की जर्नी करा दी इसने मेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है माइनस का π/4 टू π/4, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है log sin x प्लस cos x। अच्छा, अब ये क्या चीज आ गई सर? अरे ये तो इवन ऑड का क्वेश्चन है, कैसे पता चला सर? अरे माइनस π/4 से प्लस π/4 इवन ऑड का क्वेश्चन है। ओहो, क्वेश्चन ऑफ इवन ऑड हो गया भाई। तो इवन ऑड नहीं होता, इवन ऑड नैनो भी होता है, सही है ना। तो अपन एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं ये अपने आप में कैसा फंक्शन है। तो sin x प्लस cos x में से sin x अपने आप में ऑड फंक्शन है और ये अपने आप में इवन फंक्शन है, और इवन प्लस ऑड मिलके देता है नैनो। इसका मतलब ये नैनो फंक्शन है। हाँ, ये नैनो फंक्शन है। अब नैनो है तो क्या करें सर? अरे नैनो है तो वो लिखेंगे ना अपन 0 से लेकर के a तक, तो 0 टू π/4। एक बार फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, log ब्रैकेट में कितना sin x प्लस cos x, एक बार फंक्शन कॉपी करा और फिर से उसी फंक्शन को दोबारा कॉपी करा बट x की जगह माइनस x रखते हुए। तो यहां कितना हो जाएगा? साइन माइनस का sin x प्लस का cos x। याद है ना आपको? अरे भूल तो नहीं गए? ये वाला फंडा याद है ना? माइनस a से लेकर के a तक अगर फंक्शन अगर नैनो हो तो 0 टू a, एक बार फंक्शन लिखो, एक बार फंक्शन में x की जगह माइनस x रख के लिखो और कुछ नहीं करो, सॉल्व कर लो। तो जैसे आप ऐसा करोगे आपका क्वेश्चन फिनिश। अब क्या करें? तो कुछ नहीं, अपन इनको देखो, ये log a प्लस log b जैसा है तो मल्टीप्लाई होकर के 0 टू π/4 दे देगा और यहां दे देगा log, सही है ना भाई। अपनी तरफ से दे देगा और क्या देगा अपने को? देगा इतना, बड़े ही ध्यान से समझना, log ब्रैकेट में दे देगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डॉट dx। तो यहां से अगर देखा जाए तो 0 टू π/4, ठीक है, और यहां हो जाएगा ln या log cos 2x डॉट dx। सही है भाई। नाउ व्हाट टू डू? अभी क्या करा जाए? अभी तो क्या किया जा सकता है? पिछले क्वेश्चनों से हमारा अनुभव ये कहता है कि अगर log में, sin में या cos में कुछ भी नया हो तो उसे t मानो। माने आप सर 2x को t मानेंगे? हाँ, अभी तो यही चॉइस दिख रही है। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको साफ सुथरे तरीके से देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यही सेम चीज को ऐसे भी देख सकते हैं हम। इसी चीज को मैं हटा लेता हूं अपनी राइटिंग को, इससे समझो। देखो हमने क्या क्या किया, ये नैनो था। अगर ये नैनो फंक्शन था तो नैनो फंक्शन होने की वजह से मैंने इसको एक बार fx और एक बार f ऑफ माइनस x लिखा और मेरे को ये दोनों मल्टीप्लाई होते दिख गए। अच्छा, मल्टीप्लाई होते दिखे तो मैंने cos 2x मान लिया। अब मैंने क्या बोला था? मुझे अगर आपने log में x की जगह कोई भी चेंज दिया तो मैं उसे t मानूंगा, तो मैं 2x को t मानता हूं, तो इससे dt की जगह 2 डॉट dx हो जाएगा। अब मेरे पास में लिमिट में विचार करने का टाइम है। x की जगह मैंने अगर 0 और π/4 डाला तो 0 जिस दिन इसमें रखा t की वैल्यू 0 आएगी और π/4 रखा तो π/2 आएगी। इसका मतलब मेरी नई लिमिट 0 टू π/2 आएगी और ये log cos t हो जाएगा। और 0 से π/2 तक log sin x डॉट dx, 0 से π/2 तक log cos x डॉट dx, दोनों का ही आंसर माइनस π/2 log 2 होता है, तो मतलब इसका आंसर माइनस π/2 log 2 हो गया। अरे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमारे रिजल्ट्स में से एक है। इसके बाद कौन टाइम वेस्ट करता है? बस इसको कैसे भी करके आपको धक्का देते हुए अपनी जगह तक लाना होता है। इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन फिनिश, डन डना डन, सही है ना। तो अपनी तरफ से ये क्वेश्चन भी हो गया। देखो अभी अपन सुबह से जब से लगे, मतलब सुबह क्या बोल रहा हूं मैं, जब से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तब से हम लोग तकरीबन 5-6 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और हर क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हुए देख रहे हैं और क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। एनीवे, अगले पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है माइनस π/2 से π/2। अरे ये सर फिर से इवन ऑड का क्वेश्चन है। हाँ, क्या करूं? तो ये वाला वो क्वेश्चन है जो आपको सब जगह देखने को मिलेगा, हर दूसरी बुक में देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ना। तो बुक वाला जब देता है तो ये सोचता है, और स्टूडेंट भी ये सोचता है बड़ा क्वेश्चन है, जिसने स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा। अब रैंडम पढ़ने वाले स्टूडेंट को नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल एकदम 1 बाय 1 एक एक लेक्चर बराबर देखते हुए, नोट्स बनाते हुए तैयारियां करी है, तो उसको पता चलेगा कि हर चीज पिछली चीज से लिंक्ड है। अब क्या करा जाए सर? तो ये अपने आप में इवन है कि ऑड है, इसमें जाने से पहले, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 थिंग्स, दिख रहा है, ये अपने आप में 3 चीजों का प्रोडक्ट है, तो पहले सबको प्लस 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 कर लो। तो लॉग ये प्लस लॉग ये प्लस लॉग ये, सबसे पहले 3 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने जान करके, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो आपने दिया लॉग ब्रैकेट में px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r अपॉन में नीचे दे रखा है px स्क्वायर माइनस qx प्लस r, ये आपका क्या है? फंक्शन है। एक बार जरा फंक्शन में x की जगह माइनस x डालो तो लॉग की जगह लॉग रहेगा। अच्छा, ऊपर क्या बनेगा? x स्क्वायर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर बन जाएगा qx प्लस का r, नीचे बन जाएगा px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का r, ये बन जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, इसे ट्विस्ट कर दो। अगर आपने इसे ट्विस्ट कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा? px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r,
और नीचे हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस का आर, यही तो होगा। लेकिन जैसे आप इसे घुमाओगे, घुमाते पावर माइनस वन हो जाएगी, और पावर लॉग में कहां आती है? आगे। और अगर लॉग में आगे आ गई पावर तो माइनस का लॉग यही होगा। इसका तो एक तरह से मेरे पास माइनस एफ एक्स बनेगा। माने ये फंक्शन अगर देखा जाए तो ये तो ऑड फंक्शन है। हाँ, और ऑड है तो बधाइयां साहब, जीरो है। ये तो काम ही खत्म हो गया इसका। अच्छा, अब सर इसका क्या है? ये कैसा है? ऑड है गिवन? अरे मैंने कहा ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर जाएगा, dx का x बनेगा, उस पर लिमिट लगा लेंगे। हाँ हाँ सर, ये तो लॉग है तो बाहर जाएगा, एग्जैक्टली अच्छा दूसरा, अब ये कैसा फंक्शन है? ऑब्वियसली बात है, मॉडुलस है तो ये इवन है। अरे x की जगह माइनस एक्स रखने पे इसके कहां सर होगा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये तो इवन है। फिर इसमें तो सर अपन ऐसा करने वाले हैं कि log a प्लस बी को बाहर ले जाएंगे और dx का इंटीग्रेशन और x हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू रख लेंगे। यही करना है ना? मैंने कहा हाँ। अच्छा सर, इसमें ये इवन है तो हम लोग नीचे जीरो आगे टू, बाकी बाकी बचा हुआ सामान ऐसे लिख लें? बिल्कुल, यहाँ लिख लेते हैं log मॉडुलस साइन x। मैंने कहा अब एक और काम करो आप, क्या कि आपको पता है ये जीरो और ये ऊपर वाला पाई बाई टू किसकी वैल्यूज है? x की। x जीरो से पाई बाई टू में, भाई इसमें x कहां से काम है? जीरो से पाई बाई टू में ना, माने अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको ये भी पता होगा कि साइन कैसा है? पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव तो उस मॉड की जरूरत है ही नहीं, तो आप मॉड लिखा है ना, इसे हटा लो। तो हमने मॉड हटा लिया, लो तो log sin x हो गया, और ये अपने आप में स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अरे वेरी गुड, इस तरह से ये रिजल्ट का यूज हुआ है। तो पहले वाले के अंदर हमारा आंसर आया जीरो, ये बच चला गया बाहर, राइट है? तो पहले वाले से हमारा आंसर आया था जीरो, ये चला जाएगा बाहर, और फाइनली हमारी तरफ से ये बना रहा है पाई log a प्लस बी, ये काम खत्म। और प्लस ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस पाई log 2। सही है? और बाकी आगे वाला जीरो है ही, तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं अगली वाली साइड पे चला जाऊंगा ना, फिर क्या होगा, ये मिस हो जाएगा, है ना? तो पहले लिख लो आप, हाँ दबा के लिख लीजिए, इसमें जो जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो सब लिख लो आप, ताकि आपको कोई इशू ना आए, है ना? आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे धीरे धीरे, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, अगला मैं आपको जरा ऊपर ले जाऊं ताकि आप में सभी को पता चल जाए कि हमने ये क्वेश्चन किया, ताकि आप में से किसी का अगर मेरी राइटिंग पे से विश्वास ही उठ गया हो, ठीक है, तो आपको साफ सुथरी राइटिंग अवेलेबल है, डोंट वरी। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे जीरो से वन log sin x, log x याद है ना मैंने क्या क्या सिखाया था? इसका इंटीग्रेशन ये होगा, वन रखेंगे तो ये होगा, और जब मैं जीरो रखूंगा तब ये जीरो इंटू जीरो, माने ये अपने में जीरो इंटू इन्फिनिट फॉर्म बताएगा। और मैंने आज ही बताया था कि जीरो इंटू इन्फिनिट फॉर्म हो तो उसकी जगह लिमिट लो, और लिमिट से सीधा जीरो रख सकते हैं, राइट है ना? और ये सारी चीजें ये इंडेटरमिनेट फॉर्म में मैंने आपको कारण बता दिया था सब, कि जैसे ही मैं इसको करूंगा ये अपने आप में ऐसा बनेगा, फिर लॉपिटल लगाऊंगा, और लॉपिटल लगा के मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। भूले तो नहीं ना आप लोग? आई एक्सपेक्ट ये भूले नहीं होंगे। अगर भूले नहीं होंगे तो ये अपनी तरफ से ऐसा बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये तो यहां से तो मिल जाएगा माइनस वन, और ये वाला मिल जाएगा जीरो, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा माइनस वन। ठीक है ना? हाँ, बहुत काम का है। मैंने ये भी बताया था कि अगर बाय द वे कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो जाए तो हमेशा क्या करना है, लिमिट का यूज करना है टू गेट द आंसर। क्लियर है? हाँ चलो अगला वाला। चलिए, ये तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप ऑलरेडी लिख चुके थे। यहाँ पे जैसे मान लो क्वेश्चन में देखा जीरो से लेकर के और वन तक log sin पाई एक्स बाई टू। वापिस याद दिलाता हूं, मैंने बताया था साइन के अंदर या कॉस के अंदर कोई भी चेंजेस होगा उसी को टी मान के ट्राई करेंगे। देखिए कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं, कोई ऐसा तरीका है नहीं कि जिसमें एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाए, तो इसका मतलब हमारे को हर बार ट्राई करते रहना चाहिए। इसमें मतलब पाई एक्स बाई टू को टी मानूंगा, एग्जैक्टली तो हमारे को यहां से पता चलेगा कि पाई बाई टू डॉट डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। पाई बाई टू को उधर भेज देते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू टू अपन पाई डॉट डी टी हो जाएगा। फिर लिमिट बदलने का टाइम, हमारे पास लिमिट जीरो और वन है, अगर मैंने जीरो उठा करके यहाँ रखा तो टी जीरो ही आएगा, अगर मैंने वन रखा तो पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारी नई लिमिट आ चुकी है जीरो और पाई बाई टू, तो dx की जगह टू अपन पाई और ये log sin t। लो साहब, स्टैंडर्ड रिजल्ट, काम ही खत्म, काम ही खत्म, खत्म, एक ही झटके में क्वेश्चन फिनिश। मेरे दोस्तों की जीत हो रही है भैया। माइनस का पाई बाई टू log टू, सही है? तो माइनस का पाई बाई टू log टू, पाई पाई गया, ये गया, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा माइनस log टू, माइनस log टू माने log वन बाई टू। सही है ना भाई? हाँ, माइनस का log टू दिखना था, ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है माइनस का log टू। चलो
चलूंगा, आगे बढ़ूंगा भाई। देखो अगला क्वेश्चन, log 1 प्लस cos x। क्या करें सर, log 1 प्लस cos x। देखो अब क्वेश्चन में आराम से अगर आप देखें तो भी आपके पास में चॉइस क्या क्या है। log 1 प्लस cos x को या तो आप लिख लो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऐसे करके जा सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं, क्या किंग प्रॉपर्टी लगा दो। आप तो कुछ भी नहीं स्ट्राइक कर रहा, क्योंकि ये अलग अलग तो हो नहीं सकते। तो अगर आपने किंग प्रॉपर्टी लगाई तो किंग प्रॉपर्टी लगाने से क्या क्या होगा वो दिखेगा। अगर मैंने प्रॉपर्टी 4 लगाई तो प्रॉपर्टी 4 लगाते ही वो पूछेगा x की जगह क्या रखोगे, आप कहोगे पाई माइनस एक्स रख दो। तो आपका नया जो आई आएगा वो आएगा 0 से लेकर के पाई तक, लॉग की जगह लॉग, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, है ना भाई। अच्छा, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हटा लेता हूं। कितना दिख रहा मुझे, माइनस कॉस एक्स। ये ध्यान से देखा ना आपने, या कहीं मिस तो नहीं कर गए आप? देखा था ना आपने, कॉस पाई माइनस एक्स है। हाँ, एक सेकंड भी नजर नहीं हटनी चाहिए अपनी स्क्रीन से। वैसे ही बड़ा, आपको पता है मैथ्स में कितना, हाँ एक एक सेकंड में सारी दशाएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको बी माना, इसको ए माना, और मैंने ए और बी को फाइनली ऐड कर दिया है। तो मेरे पास 2i हो गया है, 0 से पाई हो गया है। लॉग में चीजें जुड़ती नहीं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बना। बच्चे ने खट से ने पकड़ लिया, अरे सर ये तो लॉग साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स दिख रहा है सर। सो एक बच्चे ने कहा सर ये स्क्वायर आगे ले लो, इतने में दूसरे बच्चे ने बोला सर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 0 से पाई बाय 2 नहीं है। और हाँ सर 0 से पाई रह गया, फिर क्या करें, पाई बाय 2 बन जाता मजा। मैंने कहा आपने सोचा प्रॉपर्टी 6 याद नहीं है आपको? हाँ तो दोबारा से बताता हूँ, देखो प्रॉपर्टी 4 का यूज करा, ये बना, फिर दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते ही मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 log sin x बना। हाँ ओ ओ ओ सॉरी, और ये 2i और 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली यही बन गया। अब इस जगह याद आई प्रॉपर्टी 6 की, तो हमने प्रॉपर्टी 6 के लिए अप्लाई किया। प्रॉपर्टी 6 ने फंक्शन को लैब टेस्टिंग के लिए बुला लिया कि फंक्शन को भेज दो सर आप। हमने कहा देखो हमारा फंक्शन मेजरली तो sin x है, अपर लिमिट माइनस एक्स रख के देख लो। तो sin x पर हमने sin पाई माइनस एक्स रखा है, जो कि sin x आ रहा था। अरे वाह, खुशियां 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 खुशियां। तो इसका मतलब अब लोगों ने कहा अरे इसकी लिमिट आधी हो जाएगी, तो इसका मतलब 2 नीचे आ गया, 0 से पाई बाय 2 बन गया, और ये बन गया log sin x डॉट dx। और ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। और अगर ऐसा हो गया तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ये, इसका मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 2 कैंसिल आउट होकर माइनस का पाई log 2। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की एक लगातार कैटेगरी चल रही है, लगातार। सही है, तो आपको पता होगा ऐसा। अच्छा, मैंने इसी का मेथड सेकंड भी बताया था आपको। मैंने कहा था कि कुछ लोग इसको ऐसा ना करते हुए ऐसा भी कर लेते हैं कि वो इसके अंदर 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख लेते हैं। उस रास्ते से भी जाएंगे तो भी हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, मतलब कोई इश्यू नहीं आता। आपका आंसर इसमें जैसे माइनस का पाई लॉग 2 आया है, राइट है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है, 0 से पाई। अगर मैंने मेथड 2 के बारे में बात करी तो मुझे पता है ये अपने आप में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा। बस मैं सिर्फ आपका एक्सपीरियंस करने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ क्या है ना, log a इंटू बी होने की वजह से आप क्या करोगे ना, इसके 2 पार्ट कर दोगे, log a प्लस log b, तो log 2 अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जैसा बार बार बोल रहा हूँ, log के बाद cos या sin हो तो जो भी अंदर उसको पहले t मानने की ट्राई करते हैं। तो अगर मैंने x बाई 2 को t माना तो मुझे पता है dx की जगह पे हो जाएगा 2 डॉट dt। अच्छा, साथ में ये भी हो जाएगा कि मेरे पास में लिमिट x और t के नाम पे, x के नाम पे लिमिट और 0 और पाई है। अगर मैंने 0 रख दिया तो 0, पाई रख दिया तो पाई बाय 2 हो जाएगी। तो मतलब मेरी नई लिमिट 0 और पाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और मुझे जो दिख रहा है 2 इंटू में 0, यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2, लॉग हो जाएगा, लॉग की जगह कॉस की जगह कॉस, और इसकी जगह t हो जाएगा, dx की जगह 2 dt हो जाएगा। तो यहाँ 2 डॉट dt हो जाएगा, मैंने अपनी तरफ से यहाँ से 4 हो जाएगा। अच्छा, ये तो log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, dx के ऊपर लिमिट लगा के ये आ जाएगा। ये तो आसान है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि पाई log 2 को पाई log 2 रहने देना, 4 की जगह 4 रहने देना, और यहाँ हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2 log 2। याद है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो कैंसिल आउट होकर के माइनस का 2 पाई घट पिट करके माइनस पाई log 2, और यही पिछले वाले का आंसर था। क्वेश्चन फिनिश। मतलब आप ए रास्ते से जाएं या बी रास्ते से जाएं, दोनों में डेफिनेट इंटीग्रेशन में सेम आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी चॉइस है आप किस रास्ते से जाना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। कुछ नहीं स्ट्राइक करा आपने, प्रॉपर्टी 4 लगाई, फिर भी कुछ स्ट्राइक नहीं करा, प्रॉपर्टी 6 ट्राई करी, राइट है। और अदरवाइज तो हर क्वेश्चन की एक अलग पहचान है। जैसे ये क्वेश्चन है, दिखने में बहुत गंदा सा क्वेश्चन दिखता है, तो पहला काम क्या करते हैं ना, हम इसे साइकोलॉजिकल तोड़ते हैं। ये 0 से पाई बाय 2 आपको थीटा अपॉन साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है ना।
मैं थीटा की जगह एक्स देख रहा हूं मेरी आंखों में, तो मैंने पहला काम किया प्रॉपर्टी वन से प्रॉपर्टी वन लगा के सबको एक्स में बदल लिया। ये मुझे अब ऐसा दिख रहा है, और ये अपने आप में क्या दिख रहा है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ टू। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो मैं इस जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा, और अगर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो क्या होगा भाई, अगर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो यू डॉट भी लगेगा। तो पहला काम यू को बाहर कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन, राइट है ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, ये तो ये बना माइनस, तब तक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई, तो प्लस का कॉट एक्स डॉट डीएक्स। सही है, इतना पोर्शन इंटीग्रेट हो चुका है, तो 0 से पाई/2 यहां पे अप्लाई हो गया। सही है। अच्छा, 0 से पाई/2 में पहले मैं पाई/2 रख के देता हूं, और यहां पे 0 टू पाई/2 रख के दिखा रहा हूं। तो पाई/2 रखते हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और कॉट पाई/2 0 होता है, तो ये काम खत्म। मैंने सिर्फ पाई/2 रखा है, 0 आ गया माइनस, अब मैं 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर 0, और कॉट 0 इन्फिनिट होता है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि मुझे 0 इंटू इन्फिनिट मिला, मैं उसकी जगह सीधा 0 भरूंगा। वैसे क्या सीखा था कि लिमिट लूंगा, लेकिन साथ में ये भी बता रहा हूं कि अभी 0 बनेगा तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, साथ में आगे बढ़ता हूं। इस वाले का इंटीग्रेशन कैसे होगा सर, अब इस वाले का इंटीग्रेशन में 2 को कर दिया बाहर, फिर से इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 है तो क्या करें, 2 हिस्सों में बांट दो सर। अगर मुझे इसे 2 हिस्सों में बांटना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, यू डॉट भी लगाऊंगा, एक्स साइलेंट, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। सही है भाई, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, उस पर 0 से पाई/2 रख के चल दूंगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और यहां हो जाएगा ln साइन एक्स डॉट डीएक्स। कहां से कहां तक, 0 से पाई/2 तक। ये लो, ये भर दिया। अब क्या क्या होगा, प्लस के अंदर 2 की जगह 2, अब मैं रखता हूं पाई/2। अगर मैंने पाई/2 रखा तो यहां पाई/2 देगा, और यहां पाई/2 रखते ही साइन पाई/2 1 होता है, साइन पाई/2 1 है ना भाई, सही है ना। पाई/2 1 लॉग 1 0, तो ये बना पाई/2 इंटू 0 बन गया, माइनस 0 रखने में मजा आता है हमेशा, कुछ ना कुछ कबाड़ा होता है। 0 रखा, 0 हो गया, इंटू में लॉग साइन 0 0 लॉग 0, ओहो लॉग एट 0 माइनस इन्फिनिट दे गया, मतलब इन्फिनिट दे गया, और 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म दी, और मैंने कहा चलो, और तब तक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो ये अपने आप में दे देगा माइनस का पाई/2 लॉग 2। सही है। तो देखो साहब, ये पता है हमारे को अच्छे से याद हो चुका होगा, इस जगह लिमिट का यूज करते हुए आंसर 0 आना है, वो आएगा। आगे वाला ऑलरेडी 0 है, जाएगा 0 माइनस 0 प्लस पाई/2 लॉग 2, गुणा करके फाइनली इट इज पाई ln2। ठीक है, और ये अपने आप में सब 0 है आगे का, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा पाई ln2। तो अपनी तरफ से ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं पाई log 2। सही है, चलो आगे बढ़ जाऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेडी, चलो। अब अपन ने प्रॉपर्टी 6 में पुराना सब देख लिया, लॉग साइन एक्स पे आज आते ही हमने ताबड़तोड़ तकरीबन 8-9 क्वेश्चन, शायद 10 भी हो सकते हैं, मैंने गिने नहीं। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने कर डाले। अब क्या करें, अब ये हो गया प्रॉपर्टी 6 के बारे में, वी हैव स्टडीड इनफ। आई थिंक बेसिक में तो सब कुछ बहुत अच्छे से बना दिया। अब चलते हैं प्रॉपर्टी 7 की दुनिया में, क्या कहते हो आप। तो चलिए साहब, प्रॉपर्टी 7 रेडी। अब ये प्रॉपर्टी 7 क्या है, देखिए प्रॉपर्टी 6 हमारी थी लिमिट आदि करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी 7 है हमारे लिए पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। अब ये पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से जैक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, इसके लिए वापस से पीरियडिक फंक्शन जो हमने फंक्शन में पढ़ रखा है उसकी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप में से सभी को अच्छे से याद होगा कि फंक्शन अपने आप में पीरियडिक तब होता है जब वो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल रिपीट्स इटसेल्फ। एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जब वो खुद को रिपीट करने लग जाए तब उसे पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर फंक्शन की बात करिए तो ज्यादा फंक्शंस पीरियडिक नहीं होते। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन और एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये मेन पीरियडिक फंक्शन है जिनके ऊपर सारे काम बनते हैं हमारे, और इन्हीं से बहुत सारे और फंक्शन अब बनाए जा सकते हैं। अच्छा, और हर पीरियडिक फंक्शन का एक फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है। वहां फंक्शन में आप सब स्टडी कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। अच्छा, अब हमारी प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड क्या कहती है उस पर बात करते हैं। तो पहले याद रखना, पीरियडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हमारा टाइम पीरियड फंक्शन का जो है कैपिटल टी मानता हो, तब हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या कहेगी, वो कहती है 0 से लेकर के एन टी तक fx डॉट dx होता है, उसमें उसका इंटीग्रेशन n टाइम 0 से t तक fx डॉट dx होता है। n यहाँ इंटीजर होना जरूरी है, ये ध्यान रखना बस। कहने का मतलब एक तरह से जैसे किसी ने, ये जो n भैया थे ना, अगर फंक्शन का पीरियड अगर t है तो जो
इंटीजर मल्टीप्लाइड उसे धक्का दे देगा वो, तो n तो नीचे आके गिरेगा और 0 से t तक आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। पहली प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है, लिखते चलना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि a से लेकर के a प्लस टी तक अगर आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? a से a प्लस टी, ये क्या चीज है सर? एक कोई भी ऐसा नंबर है सडनली बीच के अंदर आने वाला, कोई भी एक नंबर है, उस नंबर से लेकर के a से a प्लस टी तक अगर आपने किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ढूंढा तो उसका आंसर एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना 0 से t तक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता। मतलब a हट ही गया, हाँ, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट ऑफ a कहते हैं कि रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। और ये अपने आप में बहुत टैगलाइन बन जाती है। टैगलाइन का मतलब हमारे सामने जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग समथिंग आता है ना, हम तुरंत प्रॉपर्टी 7 समझ जाते हैं कि अच्छा प्रॉपर्टी 7 लगवा रहे हो। अब देखो इसी तरह से दो और प्रॉपर्टीज हैं, दोज आर हु आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दैट इज mt से लेकर के nt तक, ठीक है ना। fx का इंटीग्रेशन जो होता है वो अपने आप में m माइनस n 0 टू t fx डॉट dx होता है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जस्ट टू प्रोवाइड यू। अगर देखा जाए इसी तरह से a प्लस एन टी से लेकर के b प्लस एन टी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a से b तक fx का इंटीग्रेशन। मेजरली हमारे 99% क्वेश्चन इन्हीं दो से बन जाते हैं और क्वेश्चन आराम से बनते हैं। कैसे और क्या? अब ये कैसे आई सर? ये दो प्रॉपर्टीज, उसमें एक एक को उठाता हूं, दोनों को उठा के फिर बात करता हूं। राइट है, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिएगा। आपने चारों लिख लिया, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है? हाँ भाई, चढ़ू अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरे क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पहले तो अपन बताने वाले थे ना वो फंक्शन कैसे, ये आई कैसे प्रॉपर्टी है ना। देखिए उसमें पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें ना, तो हमने पहली प्रॉपर्टी लिखी थी कि 0 से लेकर के nt तक फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t तक फंक्शन का इंटीग्रेशन, जहां पे n का इंटीजर होना एक मस्ट है। ये कैसे आया सर, क्या है? देखो पहली बात तो फंक्शन पीरियडिक है, तो उसका ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही ना। फंक्शन अगर पीरियडिक है तो फंक्शन का ग्राफ खुद को रिपीट करेगा ही करेगा। अच्छा, अब अगर फंक्शन का ग्राफ खुद को रिपीट करता है तो 0 से nt क्या चीज है सर? देखो एक्चुअल में क्या है, ये समझो कि ये 0 से t है, 0 से t तक फंक्शन है, उसके टाइम पीरियड है t, उस तक का फंक्शन है। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो ये 2t हो गया, खुद को रिपीट कर लिया उसने दोबारा, 3t पे और रिपीट कर लिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते nt तक फंक्शन यहां तक आया। अब आप हमसे मुझसे जब 0 से लेकर के nt तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन मांग रहे हैं, तो एक तरह से आप मुझसे 0 से nt तक का ओवरऑल फंक्शन के नीचे और एक्स एक्सिस के बीच में फंसे हुए एरिया की वैल्यू तो मांग रहे हो। तो आप मुझसे ये जो ग्रीन शेडेड एरिया यही तो डिमांड कर रहे हो। तो मैं अगर बाय द वे आपसे आपके इसकी बात करूं तो ये एक तरह से, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे झोंपड़े एक जैसे हैं? अगर ये सारी झोंपड़ियां एक जैसी हैं तो आप n टाइम्स, अगर पूरा 0 से लेकर के nt तक अगर सारी झोपड़ियों का एरिया निकालना चाहते हैं तो बेस्ट ये रहेगा कि आप 0 से लेकर के t तक एक झोपड़ी का अच्छे से एरिया निकाल लो, उसको n से गुणा कर दो, हाँ या ना? तो हमने वही तो कर रखा है। अगर देखा जाए तो हमने हमने ये क्या लिखा है, n टाइम्स 0 से लेकर t तक एक झोपड़ी का एरिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, ये तो बहुत आसान है। 0 से लेकर nt तक टोटल झोपड़ियों के नीचे आने वाला एरिया इज इक्वल टू 0 से t तक एक झोपड़ी का एरिया का n टाइम्स, खत्म हो गया क्वेश्चन, बात खत्म। ये तो एक लाइन की बात है। अच्छा सर, और वो a से लेके a प्लस टी वाली इस प्रॉपर्टी को कैसे समझे? देखो 0 से t समझ में आ गया आपको, 0 से t का मतलब एक झोपड़ी है ना। तो मैं आपके सामने इसको प्रूफ करता हूं। मैंने 0 से t तक एक झोपड़ी ली, ठीक है, और t से 2t तक दूसरी झोपड़ी दिखा रहा हूं। a कहां है? 0 से थोड़ा आगे मान लेते हैं। अगर मैंने यहां a मान लिया तो मुझे पता है कि इतनी दूर चलने पर a आता है, तो मैं t से भी इतनी दूर और चल लूं। अगर मैं t से इतनी दूर चला तो a प्लस टी आना चाहिए था, आ गया। अब आप मुझसे जब ये दे रहे हैं तो मुझसे आप एक तरह से a से लेकर a प्लस टी तक फंक्शन का एरिया तो मांग रहे हो भाई। आप मुझसे a से लेके a प्लस टी में के बीच में आने वाला जो ग्राफ है उसके उसके नीचे एक्स एक्सिस के और बीच में आने वाला एरिया तो डिमांड कर रहे हो, माने आप मुझसे ये ग्रीन एरिया तो मांग रहे हो, है ना? तो अब एक काम करते हैं, आपने मुझसे ये एरिया मांगा, अब बिलीव ऐसा सोचिए कि ये जो है ना, ये जो है ये एक स्टिकर है, राइट है। अब आप बोलोगे तो मैं ये वाला स्टिकर जो इसको मैंने अभी येलो करा, इसको उठा करके और इधर चिपका देता हूं, तो a से लेकर a प्लस टी तक का टोटल ग्रीन शेडेड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक का एरिया दिखा नहीं? अरे हाँ, ये तो 0 से t तक का एरिया हो गया। तो वही तो हमने भी लिखा था, a से लेकर के a प्लस टी तक किसी फंक्शन का एरिया उतना ही होता है जितना 0 से t तक फंक्शन का एरिया हो। सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये क्या चीज है, कैसे है, अभी बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लेता हूं, 0 से लेकर के, सॉरी 0 का है, पाई से लेकर के 10 पाई के बीच में मॉड साइन एक्स का एरिया मांगा आपने।
अब मुझे अच्छे से पता है कि मॉडुलस साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा टॉइंग 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 वाला ग्राफ होता है, और ये 0 है और ये पाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोबारा से 2 पाई है, तो इसका मतलब ये कि हर पाई पाई की दूरी पे सेम फंक्शन आ रहा है। अगर पाई पाई की दूरी पे सेम फंक्शन आ रहा है तो इसका टाइम पीरियड पाई है, इसका टी कितना है, पाई है। ये भी याद होना चाहिए ना अपने को, फंक्शन दिखा हुआ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हमने एक तरह से पाई से लेकर के 10 पाई के बीच में टोटल एरिया जो हमारे को दिख रहा है वो ये है ना। अब आप ये एरिया निकालते हैं, या एक काम करते हैं क्या, कि आपको पता है कि ये जो एरिया है पाई से लेकर के 10 पाई का, इसमें से है ना, इसमें से एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाली झोंपड़ी है उसको उठा करके आगे ले आते हैं, तो हमारे पास में लास्ट झोंपड़ी कहां तक की रह जाएगी, 9 पाई तक की, 9 पाई तक की झोंपड़ी रह जाएगी। तो एक तरह से क्या ये 0 से लेकर 9 पाई तक का एरिया नहीं है क्या? हाँ सर, पाई से लेकर के 10 पाई तक का टोटल झोंपड़ियों के नीचे आने वाला एरिया में हमारे लिए एक तरह से ये क्या है, ये फाइनली हमारे लिए 0 से लेकर के और 9 पाई तक का एरिया तो है, लास्ट वाली झोंपड़ी शिफ्ट करके इधर ले ली। तो हम इसकी जगह पर, मतलब अगर क्वेश्चन ये दे रखा है तो मैं इसकी अगली लाइन में लिखता हूं, इट इज इक्वल टू 0 to 9 पाई मॉडुलस साइन एक्स लिख सकता हूं। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि इन भैया का टाइम पीरियड पाई है, तो एक तरह से ये मुझे 9 इंटू पाई दिख रहा है, और अगर ऐसा दिख रहा है तो 9 एक इंटीजर है, इसको धक्का दे देगा ये। क्यों? क्योंकि अपने याद है ना हम कौन सा फंडा लगा रहे हैं, 0 से लेकर के एन टी तक अगर फंक्शन दे रखा हो और फंक्शन का ये टाइम पीरियड अगर टी है तो इट इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से लेकर के टी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन, यही तो होता है। तो मैं क्या करूंगा, 9 को नीचे उतरवा दूंगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक 0 से लेकर के पाई के बीच में यहां से यहां तक का एरिया 1 और ये भी एरिया 1, तो टोटल एरिया कितना हो गया 2, तो इट इज 9 टाइम्स 2, बोले तो आंसर विल बी 18। असंभव आसान, किसी टाइम पे मेंस में आया क्वेश्चन है। आप सोचिए कितने लकी होते थे वो लोग, है ना। तो आपके लिए भी कभी आने वाले 20 साल बाद में भी लोग ये सोचा करेंगे कि कितने लकी होते थे आप लोग, सही है। तो ऐसा ये तो चलता रहता है, सबको लगता है दूसरे की थाली में हाँ समोसे हैं, घी नहीं है। आगे बढ़ू तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनिए। अभी 0 से लेकर के 9 पाई का एरिया निकाल लिया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में 0 से लेकर के 16 पाई बाय 3 दे दिया होता, अब मैं क्या करता। 0 से लेकर के अगर किसी ने 16 पाई बाय 3 दे दिया होता तो कई बच्चे कहते हैं 16 नीचे उतार देते। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो मॉडुलस साइन एक्स का पीरियड पाई है, और ये 16/3 उसका इंटीजर भी नहीं है, तो इंटीजर उतरता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटीजर ही नीचे उतरता है, एग्जैक्टली अब आप में से कई लोगों को यहां भी चमका होगा कि अच्छा इंटीजर उतरता है, क्या करा जाए फिर सर। भाई देखो एक काम करो, 3 का इसमें डिवाइड कर दो। अगर आपने 3 का इस 16 में डिवाइड किया तो 5 बार पूरा जाएगा, तो 5 पाई पूरा, प्लस यहां से रह जाएगा पाई बाय 3, और एलसीएम लेके देख लो, ये 16 पाई बटा 3 आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई प्लस में पाई बाय 3। क्या ये बात समझ में आई आपको? यहाँ मुझे दिख रहा है 5 पाई प्लस पाई बाय 3। अब क्या करेंगे सर, अगर मुझे यहाँ पे 5 पाई प्लस पाई बाय 3 दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इसे 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। 0 से 5 पाई तक का पूरा अलग, ठीक है ना। इसे कैसे तोड़ लेते हैं, इसे ऐसे तोड़ लेते हैं, 0 से लेकर के 5 पाई तक पूरा अलग, और फिर 5 पाई से लेकर के 5 पाई प्लस पाई बाय 3 का एरिया अलग कर लेते हैं है ना। 5 पाई तक तो पूरे झोपड़े मिलेंगे कम से कम, याद है ना, एक झोपड़ा पाई पाई की डिस्टेंस में रहता है, तो 5 पाई तक के तो पूरे झोपड़े मिलेंगे। तो मॉडुलस साइन एक्स ये तो अलग कर देते हैं, ठीक है, डॉट डीएक्स, और यहां पे कर लेते हैं मॉड साइन एक्स डॉट डीएक्स। अब क्या करोगे सर? भाई देखिए इतना है, मुझे पता है इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई तो है। अगर इसका फंडामेंटल पीरियड अपना पाई है तो ये जो 5 है इसे नीचे उतार लेते हैं। तो जैसे ही 5 को नीचे उतारेंगे ये बन जाएगा 0 to पाई मॉड साइन एक्स ये काम खत्म हो गया। अच्छा 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाय 3 में उतना ही एरिया होगा। ध्यान है ना, आप बहुत ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं, स्क्रीन से चिपक के देख रहे हैं, मेरी आवाज एकदम स्पष्ट आपके कानों में आ रही है। ये उतना ही आंसर देगा जितना 0 से पाई बाय 3 तक मॉड साइन एक्स देता। देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा। अच्छा मॉड साइन एक्स का 0 से पाई में एरिया बोलो, याद करो 0 से पाई में एक झोपड़ी में एरिया आधा, एक उधर वाला एक, तो मिला के कितना हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 into 2, हाँ है ना। अब पास में चलो, आपको बताना चाहिए 0 से ये 60 डिग्री है, एक्स कहां से कहां में चल रहा है 0 से 60 डिग्री में। 0 से 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता? अरे भाई बताओ जल्दी से, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं होता? क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं है? है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड साइन एक्स, मतलब साइन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर साइन एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो अपने को ये भी पता है कि मॉडुलस साइन एक्स की जगह क्या आएगा, साइन एक्स। तो एक तरह से क्या कॉपी करवाएगा, ये कॉपी कराएगा 0 to
पाई बाय 3 साइन एक्स। हाँ या ना? तो ये बन गया कितना 10 इसकी जगह कर देते हैं 10 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस एक्स, तो यहां लगा लेते हैं माइनस का कॉस एक्स और यहां रख देते हैं 0 टू पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 कॉपी कर लेते हैं, तो 10 की जगह 10 और cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2 है ना? ओके, और 0 कितना होता है cos 0 1, तो एक तरह से कितना बच गया 10 माइनस 10 प्लस हाफ, 10 प्लस हाफ कितना होता है 21/2। क्वेश्चन फिनिश। पूरी कहानी में इंटीग्रेशन को छोड़ दीजिए, बस इतना से ध्यान में रखिए। क्या आप यहां तक समझे? पहली लाइन समझ में आई कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 0 से 5 पाई तक अलग और पाई प्लस पाई बाय 3 तक अलग। फिर दूसरी लाइन अपने को ये भी समझ में आई कि इसके बाद ये कैसे हुआ। ठीक है, क्या आप ये बात समझ गए कि 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाय 3, 5 पाई टू 5 पाई प्लस पाई बाय 3, इट गिव्स द सेम एरिया फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3। सही है। दूसरी बात, अगर आपको 0 टू पाई बाय 3 समझ में आ गया तो 0 टू पाई बाय 3 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस साइन एक्स की जगह साइन एक्स आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या लिया था, 0 से लेकर के 9 पाई मॉड साइन एक्स, याद है ना आपको? पिछला क्वेश्चन यही था लगभग। अभी फिर मैंने आपको अगला क्वेश्चन कराया 0 टू लेकर के 16 पाई बाय 3 मॉड साइन एक्स। मतलब मैं आपको मॉडुलस साइन एक्स पे ही घुमा रहा हूं, लेकिन मैं ऊपर की लिमिट बदल बदल के दिखा रहा हूं। ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट उतार लेना भाई। इसमें तो हमने क्या किया था, 9 को सीधा उतार लिया था। इसमें हमने दो हिस्सों में करके करा, 5 पाई फिर 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसे दो हिस्सों में करा। तो दो चीजें सीखी आपने। अब मैं आपको तीसरी चीज सिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन देने वाला कैसे दे सकता है। तीसरा, मॉडुलस साइन एक्स ही देगा, लेकिन ऐसे देगा। मॉडुलस साइन एक्स वो ऐसे देगा। कैसे देगा? देखो ऐसे देगा, 0 से लेकर के 400 पाई। आपको देगा कहां दिया मॉडुलस साइन एक्स भाई? अरे ऐसे देगा। देखो आपको पता नहीं है क्या कि क्या आपको आइडिया है क्या? क्या मेरे दोस्तों को अच्छे से आइडिया है क्या? ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, अपॉन में 2 है, 2 कैंसिल आउट हो गया, और रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? क्या होता है? मॉड साइन एक्स ही तो होता है। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 0 से पाई में एक झोंपड़े का एरिया 2, तो 0 से 400 पाई तक 400 झोंपड़े, हाँ या ना? तो 400 into 2 बोले तो 800 इज माई आंसर। क्वेश्चन फिनिश। इज इट मुश्किल? नहीं ना, आसान। मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, बिलीव इट और नॉट। मैंने आपको कहा सबसे आसान उसके टूर पे चल रहे हैं हम। अब अगले क्वेश्चन में चलता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है बहुत ही प्यार से, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और क्वेश्चन देने वाला बहुत ही समझदारी से इसका इंटीग्रेशन वैल्यू और इसको जीपी में बता रहा है। किसमें बता रहा है? जीपी में। तो ऊपर वाली लाइन में सिर्फ यही बताया कि सर ये फ्रैक्शनल है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही टाइम पास करा है इसने, लेकिन हमें कुछ चीजें पता है। पहली चीज हमें पता है कि 0 से लेकर के n तक फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x का एक ऐसा ग्राफ, याद है ना? इसको हम लोग एक झोंपड़ा बोलते थे। ये गैप 1 था और ये गैप भी 1 था, और इस वजह से ये जो एरिया होता था ये 1/2 होता था। और 0 से n तक ऐसे n झोंपड़े आएंगे, माने एक झोंपड़ी का एरिया हाफ, तो n झोंपड़ों का एरिया n/2। आई एक्सपेक्ट कि समझ गए होंगे। अब दूसरी पे चलते हैं। दूसरा वाला क्या है? 0 से लेकर के n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx बकायदा रिजल्ट के तौर पे लिखवाया मैंने। फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं, ये अपने आप में जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे ब्रेक लेगा, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 करोगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के लास्ट में n-1 पे जाके आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये n-1 इंटू n माइनस प्लस 1/2 दिखाएगा, तो फाइनली आपका आंसर n इंटू n-1/2 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया b, ये आपका हो गया a। कौन a कौन b बताता हूं, एक मिनट और, बस एक और काम कर लो आपके लिए। और तीसरे नंबर पे आपको दे देगा 10 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n, ये आपके लिए c है। और तीनों abc किस में है? जीपी में। ये सब के सब किस में? जीपी में। इसका मतलब मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं एसी का फंडा यूज कर सकता हूं बिंदास। तो बी स्क्वायर लगाते ही हो जाएगा n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगाया n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एसी का मतलब हो जाएगा n/2 a, सी का मतलब हो जाएगा 10 टाइम्स n स्क्वायर माइनस n, राइट है? ये अगर मैंने कैंसल आउट भी करा दिया तो यहां से रह जाएगा 2, और यहां मुझे कुछ 10 n स्क्वायर इंटू n-1 की फील आ रही है। n इंटू में n-1 का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है, और 2 की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के मुझे 20 भी दिख रहा है। लेकिन तब तक ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है, यहां से दिख रहा है एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यहां से दिख रहा है 20n माइनस 20, फाइनली मुझे दिख रहा है एन स्क्वायर माइनस 22n प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से n माइनस 21 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0 दिख रहा है, n की एक प्यारी सी वैल्यू 21 आती दिख रही है और क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत आसान आसान तम दर्जे का क्वेश्चन था। आप सोचिए इस तरह क्वेश्चन अगर आप भाई मतलब वो स्टूडेंट जिसने सारे नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन लगा रखे हैं, ठीक है, अपनी डीपीपी सॉल्व कर रखी है, वो जब ये क्वेश्चन देखेगा वो जितनी जल्दी इसे कर सकता है ना उतनी जल्दी करेगा और उसे पक्का यकीन होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इंटीग्रेशन में भी कोई क्वेश्चन छूटने के चांसेस इसलिए नहीं है, हमने 250 क्वेश्चन खुद ने कर दिए और तकरीबन उतने ही क्वेश्चन हम इसमें करने ही वाले होंगे या करने के आसपास होंगे, तो फिर किस बात की देर है, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, इसे और जल्दी जल्दी कारवां को बढ़ाते हैं और सीखते हैं जल्दी जल्दी खूब सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो इशारा आगे बढ़ने का। हाँ भाई, अब ये क्या क्वेश्चन है सर? देखो एक्चुअल में बाहर सिग्मा है, अंदर इंटीग्रेशन है, तो मैं सिग्मा की एक एक पहले वैल्यू चढ़ा रहा हूं। n की पहली वैल्यू जो लगेगी होगी 1, फिर दूसरी 2, फिर तीसरी 3, ऐसे बढ़ाता हूं। तो मैं देखो कैसे कैसे चलता हूं, जो मैंने n की जगह 1 रखा तो 1 रखते यहाँ 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x यही दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इट इज फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx, इसका काम खत्म। फिर n की दूसरी वैल्यू लगेगी 2, जब मैं 2 को यहाँ रखूंगा ना तो 2 यहाँ रखते हो जाएगा 1 और ऊपर वाला देगा 2 और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx लगा रहेगा। फिर n की तीसरी वैल्यू लगाऊंगा मैं 3, तो 3 रखते यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx चलेगा और ऐसे चलते चलते लास्ट नंबर पे आ जाएगा, n की वैल्यू 10 रखते 9 और यहाँ हो जाएगा 10, तो 9 से 10 तक फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx। और सबको पता है ये 0 से लेकर के 10 तक का समेशन है, माने एक तरह से ये 0 to 10 फ्रैक्शनल पार्ट x डॉट dx है, राइट है। तो एक तरह से 0 to 10 ये अपने आप में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx है। अच्छा, अपने को ये भी पता है ये करने की भी जरूरत नहीं है, 10 का मतलब 10 इंटू 1, इसका t1 है, याद है ना, इसका t कितना है 1, तो ये क्या करेगा 10 को नीचे उतार देगा और 1 को ये रोक लेगा, याद है ना nt, तो 10 नीचे आ जाएगा और यहां रह जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट x को मैं जानबूझ के x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख रहा हूं, लेकिन लिखते टाइम पे भी बड़े ही ध्यान से देखना, स्क्रीन से चिपक करके मैंने फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह लिखा है, लेकिन लिखते लिखते भी मेरे हाथ इधर धीरे धीरे जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि x की वैल्यू अपने आप में 0 से 1 में है और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 देगा। हाँ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 देगा तो यहां बचेगा x माइनस 0 माने x, फाइनली हो जाएगा 10 और x का x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगेगी 0 से 1, फाइनली इट इज 10 इंटू हाफ, माने आंसर विल बी 5। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। हाँ, ये बात तो बढ़िया है सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्या बात है। तो अब आप में से कई लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं और साफ सुथरी रेटिंग में देखना चाहें तो आपको पता है ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फिर फाइनली 0 से 10 तक होगा और फिर 10 को नीचे उतारेंगे तो 0 से 1 में होगा और मैं इसकी जगह x की वैल्यू क्योंकि 0 से 1 में जा रही है तो इसकी जगह मुझे 0 दिखेगा, तो ये x माइनस 0 बनेगा और जैसे बनेगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगते इट विल बी 5। दैट्स इट, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। सही है ना भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखिएगा, रेडी। अब देखो ये एक सीरीज मिली है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, एक बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत काम के क्वेश्चंस हैं जो मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं ना, सब इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, है ना। आपको अपनी शीट में इधर उधर भी ऐसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ये वाला है, छोटू दिखने है लेकिन काम का है। ये दिख रहा है 0 से लेकर के 10 तक, है ना भाई। क्या मैं आपके सामने से 0 से लेकर 10 तक 2 की पावर, ठीक है ना, 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx लिख दूं, ये आप समझ जाएंगे, मतलब मैं कंफर्टेबल हूं ना इस जगह। अच्छा, मैंने ऐसा लिखा और आपको पता होगा ये एक तरह से 2 टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा है और फ्रैक्शनल पार्ट x का t1 होता है, तो मुझे ये 0 10 to 1 दिख रहा है और अगर मुझे ये दिख रहा है तो मुझे पता है ये 10 को धक्का देके नीचे उतारेगा, ये 0 से 1 बनेगा, तब तक फ्रैक्शनल पार्ट x दोबारा से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में बदल रहा होगा धीरे धीरे और मुझे पता है x अपना 0 से कहां में है, 0 से 1 में है, याद है ना।
x 0 से 1 में है और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी, तो ये 2 की पावर x है ना। तो फिर क्या करूंगा, 10 की जगह 10 लिखूंगा, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x अपॉन ln 2 होगा, लिमिट लगेगी 0 से लेके 1 तक, तो 10 की जगह 10 होगा, फिर मैं जब 1 रखूंगा तो इट इज 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 0 होगा, अपॉन में ln 2 होगा। तो फाइनली अपनी तरह से आंसर 10 अपॉन ln 2 होगा, क्वेश्चन फिनिश होगा भाई, खत्म। तो देखिए क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया। पहला काम ऐसे लिखा, लिखते ही हमें पता चल गया इसका T1 है, अगर इसका T1 है तो ये 10 इंटू 1 दिख रहा है, 10 नीचे आ गया है, और 1 0 से 1 के दौरान हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा, तो ये कट के 0 रह जाएगा, और 2 की पावर x का इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x अपॉन ln 2 होगा, लिमिट रखी जाएगी और क्वेश्चन फिनिश होगा। मतलब बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन, दिखने में दिख रहा है ना आसान लेवल का, लेकिन ये एक्चुअल में क्या करेगा ना, बेस बनाएगा अच्छे क्वेश्चंस का। कैसे, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है 0 टू 10 आ जाए, अब उसने आपको क्वेश्चन दे दिया 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये क्वेश्चन आया और आप हैंग हो सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको लगेगा 0 से 10 एक साइकोलॉजिकल आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपने आप में इंटीजर देता है, ये इंटीजर ही लिखा है। अब ये 10 ना होकर के 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए सर, भाई पहला काम तो फर्स्ट काम तो वही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा, इसे लिखा 2 टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx, और हमें पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसका t1 है, तो मुझे यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब एक इंटीजर इंटू 1 दिख रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है, ये सुना आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है भाई, 10 12 कुछ भी हो सकता है, और इंटीजर माने n, और एंटी होने पे n नीचे आता है, ये ध्यान से देखिएगा, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x नीचे आएगा, नीचे ये 0 से 1 बचेगा, 2 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनेगा, और यहां जब मैं लिख रहा हूं तो x 0 से 1 में है, इसका सीधा मतलब ये कि x अगर 0 से 1 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां 0 आता दिख रहा है, फिर से 2 की पावर x बन रहा है, बस ये कि अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाहर है, इसका इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x अपॉन ln 2 होगा, और इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी 0 टू 1, और अगर आपने यहां रख दिया तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में ln 2, यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 1 माइनस 1, इसका आंसर विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ln 2। दोबारा से समझ लेना, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू 1 देखा मेरी नजरों ने, क्यों, क्योंकि इसका t1 था, ठीक है ना, इसका t1 था, तो अगर ये इसका t1 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर जंप करके नीचे आएगा, यहाँ 0 से 1 रहेगा, उसके दौरान में ये 0 बना देगा, और जैसे ही बनाएगा 2 की पावर x ln 2, फिर तो लिमिट रखने पे ये अपना तरह से आंसर आ जाएगा फाइनली, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ln 2, ये बची आंसर। आसानतम क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, बस अपने को फटाफट कॉपी करते रखना है, और मैं अगले पे चल रहा हूं। देखो पिछली बार 10 था, 0 से 10, अब 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, अब मैं छोटा सा और बदलाव करता हूं, अब मैंने 0 से 10.7 लिया, अब क्या करोगे सर, अब तो 10.7 भी नीचे नहीं उतरेगा भाई, आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, आपको पता लगे तो इंटीजर है, उसे उतार दिया, 10 था उसे उतार दिया, 0 टू 1 रखा, ये इंटीजर है ही नहीं, तो मैंने आपको यहां सिखाया था 10.7 से जस्ट पहले का इंटीजर तक ले चलो, इस कहानी को दो हिस्सों में तुरंत बांट दो, 0 से लेकर के 10 तक अलग, और फिर 10 से लेकर के 10.7 तक अलग, याद है ना, हाँ क्यों, क्योंकि इसका t1 है, तो अगर देखा जाए तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अच्छा बांटने के बाद क्या करेंगे भाई, 10 तो 10 इंटू इसका, ये अपने आप फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसका t1 है, इसे 10 इंटू 1 देखो, 10 को तुम नीचे आ जाओ, और सर इसका क्या करोगे, 10 से 10.7 तक उतना ही आंसर देगा जितना 0 से 0.7 तक, तो इसकी जगह ये लिख दो। अच्छा, और फिर से जैसे ही ये 0 से 1 होगा, ये फिर से 0 हो जाएगा, ये अपने आप को 0 डिक्लेयर कर देगा कि मैं तो 0 हूं, x माइनस 0 का 2 की पावर x रह जाएगा, और इधर मैंने कहा देखो जब x की बात करेंगे तो x अपने आप में कहां से कहां में है, x अपने आप में आज इस वाले इंटीग्रेशन में x अपने आप में 0 से 0.7 में है, 0 टू 0.7, और 0 से 0.7 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर 0 ही होता है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, यही कट के 0 हो जाएगा, और 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कर लो, तो यहां से देखा जाए तो 10 इंटू में 2 की पावर x अपॉन ln 2, लिमिट लगा लेते हैं 0 टू 1, यहां पर देखा जाए तो इस वाले के अंदर देखा जाए तो सीधी सी बात, ये तो प्लस ही रहेगा, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टू द पावर x अपॉन ln 2, और लिमिट लगेगी 0 टू 0.7,
जब आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना 10 अपॉन एल इंटू अलग कर लेता हूँ 10 अपॉन एल इंटू अलग यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एल एन 2 और ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 0.7 माइनस 2 की पावर 0 राइट है और 2 की पावर 0 माने 1 बस आगे क्या आप चाहो तो एल एन 2 कॉमन ले लो है ना तो ये अपनी तरफ से 1 है ही इसे आप 1 कह सकते हो ठीक है तो अपनी तरफ से एल एन 2 कॉमन ले लेते हैं और अपनी तरफ से आंसर हो जाएगा 10 प्लस 2 टू द पावर 0.7 माइनस 1 इसका मतलब 9 प्लस 2 टू द पावर 0.7 डिवाइड बाई एल एन 2 ये आंसर हो जाएगा राइट है आप चाहो तो एलसीएम लो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो बहुत अच्छे लेवल की चीजें धीरे 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 मैं आपको वापस बताता हूँ हायरार्की ऑर्डर अपन ने क्या क्या सीखा था अपन ने 0 से 10 तक ये क्वेश्चन देखा ठीक है ना उससे जो कुछ भी समझ में आया उसको अपन ने यूटिलाइज करा अगले क्वेश्चन में 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 टू द पावर x अपॉन में 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx उसके बाद में हमने अगला क्वेश्चन देखा 0 से लेकर के 10.7 तक 2 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x डॉट dx आई एक्सपेक्ट कि इतने में अच्छा खासा आपका बेस तैयार हो गया होगा काफी स्ट्रॉन्ग बेस आई मस्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जो कैलकुलेटिवली बहुत अच्छा होगा वो सब हो चुका होगा अगले क्वेश्चन में जल्दी से चलते हैं देखो अब ये क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन अपने आप में साफ बोलता है कि ये 0 से लेकर के 41 डिवाइड बाई 2 e की पावर 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x लिखा हुआ है राइट है तो ये लिखा हुआ है 0 से लेकर के 41 डिवाइड बाई 2 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 2x डॉट dx अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट 2x का t जो होता है वो हाफ होता है तो मेरा दिमाग कहता है कि इसे मैं 41 इंटू हाफ पढ़ूं ताकि मुझे एंटी वाली फील आए e की पावर में 2x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x के तौर पे वापस रख दूं और 41 को नीचे जंप करा दूं तो 41 जैसे ही नीचे उतरेगा 0 से हाफ बचेगा और आपको ये भी पता होना चाहिए e की पावर 2x x हमारा 0 से हाफ में है तो इसका मतलब 2x हमको 0 से 1 में दिख रहा है 0 से 1 में दिख रहा है और अगर कोई चीज 0 से 1 में होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा तो इसका मतलब यहां जो ये 2x है ना ये यहां से यहां तक आते आते 0 बन जाएगा और फिर बचेगा e की पावर 2x तो 41 की जगह 41 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 लिमिट 0 से लेकर के हाफ तक फाइनली अगर आपने 41 बाई 2 अलग भी कर दिया तो हाफ रखने पे ये हो जाएगा e की पावर 1 और 0 रखने पे e की पावर 0 फाइनली इट इज e माइनस 1 इसका मतलब 41 बाई 2 इंटू e माइनस 1 इज माई आंसर सेम रिपीटेड क्वेश्चन बस फॉर्मेट बदलता जा रहा है और किताबों के अंदर नए नए क्वेश्चन जुड़ते जाते हैं और कुछ नहीं होता 2x का पीरियड हाफ है इसे 41 इंटू हाफ देखा 41 को नीचे उतारा और 0 से हाफ के दौरान 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो गया और 2x का इंटीग्रेशन कर लिया और वैल्यू रख करके फाइनली हमारा आंसर क्या मुश्किल चीजें चल रही हैं कुछ भी नहीं मैंने कहा था ये सबसे आसान प्रॉपर्टी का दौर है अगले पे चलते हैं है ना फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है पहली चीज जिस पे नजर रखनी चाहिए वो 0 से n पाई प्लस कैपिटल v है v बड़ा स्ट्रेन चीज है या v क्या चीज है v ये रहा v अपने आप में कोई एंगल है जो कि 90 से पाई के बीच में इसका मतलब v अपने आप में एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है हाँ करना क्या है हमें ये पता होना चाहिए मॉडुलस cos x का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 है इसका t कितना है 1 है ओ सॉरी इसका t अपने आप में पाई है गलत बोल रहा था ठीक है इसका t कितना है पाई है तो मैं क्या सोच रहा हूं कि 0 से n पाई प्लस v तक डायरेक्ट नहीं जाता 0 से n पाई से n पाई प्लस v दो हिस्सों में बांट लेता हूं क्यों क्योंकि मुझे पता है यहां से n नीचे आ जाएगा ये तो काम खत्म हो जाएगा अच्छा इधर n पाई से n पाई प्लस v में उतना ही इंटीग्रेशन होगा जितना 0 से v में होता तो मैंने इसके दो हिस्से कर दिए ठीक है ना तो मुझे पता चला n नीचे आ गया ये इतना बन गया है अच्छा अब यहां से मुझे अच्छे से पता है कि 0 से पाई के दौरान जो cos x है उसमें एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई मॉड cos x की वैल्यू अपने आप में 2 होती है इसका मतलब ये सब मिलकर के मुझे 2n दे देगा ये सब मिलकर मुझे 2n देने वाला है अब रही बात इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे मैंने आपको बताया था v अपने आप में एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो मैं इस जगह पे थोड़ी समझदारी दिखाऊंगा मैं 0 से पाई बाई 2 तक जाऊंगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट से पहले पाई बाई 2 तक जाऊंगा फिर पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 से लेके v तक जाऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है जैसे सपोज करो 108 डिग्री है सपोज 108 अगर 108 है तो 0 से 90 और 90 से 108 मैं दो हिस्सों में इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन करना माने मेरे दिमाग में एक तरह से एरिया निकालना है
तो मैं ये जानता हूं कि ये अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा तो ये cos x ही बनेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस cos x बनेगा। तो मैं इंटीग्रेशन करने में थोड़ी आसानी फील करता हूं। अच्छा, 0 से पाई बाय 2 तक ये पाई बाय 2 होता है। 0 से पाई बाय 2 तक ये वाला जो है ना, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेरे लिए एक तरह से यहां से 2n हो गया, ये वाला वैल्यू 1 दे रहा है, मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं रही। इधर से देखा जाए तो क्या क्या हो रहा है, माइनस तो बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x पे मेरी लिमिट लग रही है vn पाई बाय 2। तो एक तरह से मेरे लिए बन गया 2n प्लस 1 माइनस, यहां से हो जाएगा sin v माइनस sin पाई बाय 2 बोले तो 1। तो यहां से फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 2n प्लस 2 माइनस sin v। एंड क्वेश्चन फिनिश। क्या मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या किया। 0 से n पाई प्लस v तक मैं डायरेक्ट नहीं गया। मैंने क्या किया, 0 से n पाई तक का एक रुख करा, फिर n पाई से n पाई प्लस v तक का सेकंड जर्नी का किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो n पाई प्लस v में मेरे को पता नहीं है n पाई प्लस v क्या है। तो मुझे पता है जितनी दूर तक मुझे कंफर्म है, जितनी दूर तक मैं पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, उतनी दूर तक कर लेता हूं। तो मैंने 0 से n पाई तक की प्रॉपर्टी यूज कर ली। अच्छा, 0 से n पाई में मुझे पता है कि cos मॉडुलस cos x का पीरियड पाई है, तो मैंने n को नीचे उतार सकता हूं। तो 0 से लेकर के पाई के बीच में इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है, तो मैं 2n उसका अलग कर दिया। अब 0 से लेकर के सॉरी n पाई से n पाई प्लस v में जितना आंसर आ रहा है वो 0 से v में आ रहा है, और v अपने आप में सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट तक cos x और उसके आगे माइनस cos x लेके चल रहा हूं। बस इंटीग्रेट करा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आंसर बन रहा है बहुत अच्छे क्वेश्चंस का। आगे बढ़ रहा हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम sin x और sin इनवर्स sin x कहां से कहां में, 0 से लेकर के 2n पाई में। अब 0 से 2n पाई में सर अपने पास में तो इसका कुछ पता ही नहीं है कितनी दूर तक है, क्या है, कैसे करेंगे सर। देखो एक्चुअल में क्या करते हैं ना, अपन 2n पाई नहीं देखते, अपन पहले 2 पाई तक दिखाता हूं मैं आपको। मैं आपके सामने अगर sin x और sin इनवर्स मैक्सिमम याद है ना आपको, मैक्सिमम के टाइम पे हम दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो ऊंचा होगा उसे पकड़ेंगे। तो देखिए साहब मैंने क्या किया, sin x का और मॉड मतलब sin इनवर्स sin x, पहले sin इनवर्स sin x की झोपड़ियां बनाई, याद है ना। हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई, ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई पूरा तंबू ऊपर। तो अगर देखा जाए 0 से 2 पाई तक का पहले काम किया। ये sin इनवर्स sin x का ग्राफ है। अब मैंने sin x भी बना दिया इसमें। अब मुझे ही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम माने ऊंचा। तो देखो 0 से पाई तक तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो रेड वाला ग्राफ है ये ऊंचा है, सही है। जो ऊंचा माने एक्स एक्सिस से ज्यादा दूरी की तरफ है, अप साइड ज्यादा है, और यहां के आगे ये ब्लू वाला ग्राफ ऊंचा है। तो मैं अगर बाय द वे ओवरऑल अगर देख रहा हूं तो मेरे को मैक्सिमम sin x ये दिख रहा है, मैक्सिमम ऑफ sin x और sin इनवर्स sin x का ग्राफ ये दिख रहा है, और फिर से यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ड्रॉइंग ग्राफ बिटवीन 0 to 2 pi. Second, it is clear that this is a periodic function, क्योंकि ये खुद को रिपीट करेगा। t इज इक्वल टू में 2 पाई, 2 पाई के पीरियड वाला एक पीरियडिक फंक्शन है। अगर ये पीरियडिक फंक्शन 2 पाई के पीरियड वाला, तो 2 पाई तो हो गया इसका t, और n को करा देते हैं जंप। क्या कहते हो आप, ये करवा दें? अपन ने यही काम सोचा कि ऐसा करते हैं, है ना। हमें पता चल गया कि फाइनली अगर देखा जाए तो ये वाला ग्राफ इसका फाइनली है, ये अपने आप में 2 पाई के बाद में खुद को रिपीट करेगा। इसका पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई अगर इसका पीरियड है तो 2 पाई को छोड़ के n को नीचे उतार दिया। अब क्या करेंगे सर? भाई अब देखा जाए तो हमको तो सिर्फ एरिया बताना है 0 से 2 पाई तक का, तो थोड़ा सा भी अगर अपन लॉजिक लगाएंगे तो हमें पता है कि ये हाइट पाई बाय 2 होती थी, साइन वर्स के टाइम पे पाई बाय 2 होती, तो इसका मतलब ये कि ये हाइट अपने आप में पाई बाय 2 है, और ये बेस अपने आप में पाई है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया किसी ने पूछा, ये वाला जो ट्रायंगल इसका एरिया किसी ने पूछा, तो इसका एरिया जुड़ा हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, प्लस इसका एरिया तो बच्चे को पता है, एक इसका, लेकिन ये बिलो एक्स एक्सिस है सर, तो इसका -2 कर देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 -2। क्वेश्चन फिनिश। इसमें क्या मुश्किल लगी आपको? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि अच्छा पाई इतना सिंपल, एग्जैक्टली बहुत सिंपल, है ना। और मल्टीप्लाइड बाई n करना मत भूलना, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा n टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 4 -2।
एकदम सीधा सफल तरीका है। तो आप चाहें तो 0 से पाई तक इसका इंटीग्रेशन करें, सॉल्व करने की बजाय मेरे हिसाब से चलें तो ज्यादा आसान रहेगा, फिर पाई से 2 पाई तक आगे आप चल पाए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है इफ fx प्लस 1 और fx प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है तो बताइए t की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन a से फ्री हो जाए। अब आपको याद आना चाहिए a से फ्री कब होता था, जब t इसका टाइम पीरियड हो। तो याद रखना इट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ a only when t is time period of function। t अपने आप में फंक्शन का टाइम पीरियड हो। अच्छा, t अगर फंक्शन का टाइम पीरियड हो तो क्या कर सकते हैं सब? कुछ नहीं, मैंने आपको तरीका सिखाया था कि बस ये पक्का करो ये फंक्शन अपने पीरियडिक है और उसका पीरियड निकाल लो। कैसे सिखाया था सर? पहला काम, इसको एक साइड ले आते हैं, ठीक है, ऐसे बिखेर देते हैं और बदखेरने के बाद में हमको बस इस नेचर पे चलना है कि कहीं से हमारे पास fx प्लस टी बराबर fx जैसी फोटो बन जाए। टारगेट ही है हमारा। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एक फंक्शन के अंदर वाले x को पास वाले में बदलने की कोशिश करते हैं। माने जैसे x प्लस 1 या x प्लस 7 है ना, मैं कोशिश करूंगा कि ये x प्लस 1 ही x प्लस 7 बन जाए। तो ऐसा कैसे बन जाएगा सर? x की जगह x प्लस 6 रख देते हैं। क्या करा? x की जगह x प्लस 6, हाँ x की जगह x प्लस 6 डाल दो तो यहां से बन जाएगा x प्लस 7 और लेकिन यहां पे डालने पर x प्लस 13 बन जाएगा। अच्छा, लेकिन fx प्लस 7 खुद अपने आप में तो माइनस fx प्लस 1 के बराबर है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं माइनस fx प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल x प्लस 1 को अगर मैं x प्लस 1 की जगह अगर मैं कैपिटल x रखता हूं तो x प्लस 13 की जगह कैपिटल x प्लस 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो मुझे fx इज इक्वल टू में fx प्लस टी वाली फील आ जाएगी और t की वैल्यू 12 हो जाएगी और t की वैल्यू अगर 12 हो गई तो ये फंक्शन अपने आप में पीरियडिक हो गया जिसका पीरियड 12 है। और अगर पीरियड 12 है तो बस ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफ a हो जाएगा। माने ये अपने आप में कैसा दिखेगा, ये a से लेकर के a प्लस t की जगह 12, fx डॉट dx का आंसर जो होगा वो 0 से लेकर के 12 तक fx डॉट dx के बराबर होगा। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओके, यहां तक के क्वेश्चंस के बाद अब मैं आपसे लूंगा अलविदा, क्योंकि कर रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस। मेरे को पता है कि मैं पूरे उसके दौरान एकदम हाईली पैक्ड वे में चल रहा हूं, ठीक है ना। लाइन के अंदर खूब सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका रिजल्ट इस बार जबरदस्त जाए, ठीक है। मैं वापस मुद्दे पे रहता हूं, आपसे अलविदा लेने का समय, क्योंकि और ज्यादा समय लेने का कोई मतलब नहीं है। जाते समय वही प्यारा सा मैसेज, उम्मीद है याद होगा कि माता पिता का खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहनी है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, इस साल सफलता के झंडे गाड़ देने हैं और नाम रोशन करना है। चलिए साहब, जय हिंद।